दोस्तों, छलावा के बारे में हमने कई बार और कई कहानियां सुनी होगी, पर बहुत सी कहानियां हमने बस सुनी है। पर जो इंसान छलावा के अंदर फंस जाता है वही जानता है कि उसकी क्या हालत होती है। आज की ये कहानी हमें भेजी है विकास भल्ला साहब ने, जो कि एक बिजनेसमैन है। वो गुजरात के रहने वाले हैं और उनका मेन ऑफिस भी उन्हीं के शहर गुजरात में ही है। तो ये कहानी अब उनकी जुबानी। मेरा नाम विकास है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस के सिलसिले में मुझे कई बार दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर और कोलकाता ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था। एक दिन मुझे बिजनेस के ही किसी काम से कर्नाटक जाना था, पर उससे कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी पत्नी को गोवा ट्रिप के लिए प्रॉमिस किया था। मेरी मीटिंग की वजह से वो गुस्सा हो गई। तो भाई अब गुस्सा होना तो जायज़ था, क्योंकि मैं उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने बिजनेस ट्रिप के साथ साथ गोवा ट्रिप का भी प्लान बना लिया। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि मैडम कभी प्लेन से कहीं गई नहीं थी और उन्हें प्लेन से बहुत डर लगता था। फिर वाइफ की वजह से मैंने बाय रोड कर्नाटक जाने का प्लान किया। तो अब प्लान कुछ ऐसा था कि पहले हम गोवा जाएंगे, वहाँ किसी होटल में मैं अपनी वाइफ को ड्रॉप कर दूंगा और फिर कर्नाटक जाकर अपने काम कर मैं वापस गोवा आ जाऊंगा। तो प्लान के हिसाब से हम घर से निकल गए। रात कुछ 11 बजे के करीब हम महाराष्ट्र में एक होटल में खाना खाने रुके। खाना वगैरह खाया और फिर से हाईवे की तरफ निकल पड़े। पर हुआ ये कि हम हाईवे पर जाने की बजाय वहीं रास्ता भटक गए। उसी जगह पर आसपास कहीं घूमते रहे। तो फिर हमने गूगल मैप निकाला और फिर से रास्ता ढूंढने लगे और हाईवे की ओर चलने लगे। पर कुछ देर में मोबाइल का नेटवर्क आना ही बंद हो गया। पर फिर भी अंदाजे से हम एक कच्चे रास्ते से कहीं बढ़ते जा रहे थे। तो आगे कहीं हमें टॉर्च की रोशनी दिखाई पड़ी। वो कोई किसान था जो रात में खेतों को पानी दे रहा था। हमने उसके पास जाकर अपनी कार रोकी और उससे हाईवे जाने का रास्ता पूछा। तो उसने कहा, इथून सरळ पुढे जा, तिथं तुम्हाला 2 रस्ते दिसतील, एक छोटा आणि एक मोठा. तर तो मोठा रास्ता असेल ना, त्याने सरळ सरळ जा, म्हणजे पुढे 5-1 किलोमीटर हाईवे लागेल. वो आदमी असल में मराठी में बात कर रहा था। अब मेरे कुछ दोस्त महाराष्ट्र के होने की वजह से मुझे मराठी अच्छी तरह से समझ में आती थी। उसके कहने का मतलब ये था कि यहाँ से सीधे सीधे आगे निकल जाओ तो आगे जाकर 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। उसमें से जो बड़ा रास्ता है उस रास्ते से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे है। मैंने उसे थैंक्स कहा और आगे निकल गया। पर हम जब कार आगे लेकर गए तो हम हैरान हो गए, क्योंकि वहां 2 नहीं बल्कि 3 रास्ते थे और तीनों भी बड़े बड़े लग रहे थे। तो मेरी वाइफ ने कहा, तुम्हें मराठी ठीक से समझ में तो आती है ना? तो मैंने उसे कहा, हाँ। उसने 2 रास्ते बताए थे और उसमें से बड़े रास्ते से जाने को कहा था। अब हम दोनों को लगा कि हम फिर से रास्ता भटक गए। मेरी वाइफ फिर से गुस्सा होने लगी और उस किसान को भला बुरा कहने लगी। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि एक रास्ते से आगे जाते हैं, अगर आगे हाईवे नहीं मिला तो इसी रास्ते से वापस आकर दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। अब आसपास इतना अंधेरा था कि कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था। कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जंगल में फंस गए हैं। तो जैसा हमने डिसाइड किया, हम पहले एक रास्ते पर निकल गए। अब हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर अंदर चले गए थे, फिर भी हमें कोई हाईवे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने अपनी गाड़ी फिर से पीछे मोड़ ली। पर जैसे ही हमने अपनी गाड़ी घुमाई, हमें आगे एक मकान दिखाई दिया। उस मकान के बाहर एक लाइट जल रही थी। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों वो देखकर चौंक गए। उसने मुझसे कहा, अरे हम अभी यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ कोई मकान नहीं था, और अब ये मकान और ये लाइट कहाँ से आ गई? अब असल में मैं खुद उस बात से बहुत सरप्राइज हुआ था। पर मैंने उसे समझाया कि शायद कोई उस मकान में अभी जाग गया हो और उसने लाइट जला दी हो, और पहले लाइट न जलाने की वजह से हमें वो मकान दिखाई न दिया हो। हालांकि मैं जो बात कह रहा था, मैं जानता था कि वो झूठ है। वहां सच में कुछ देर पहले कोई मकान ही नहीं था। पर मैं अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता था और इसीलिए उसे और अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहा था। मोबाइल में देखा तो नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे कहा, चलो देखते हैं, कोई होगा वहाँ तो उससे हाईवे का रास्ता पूछ लेंगे। और मैंने अपनी कार उस मकान की ओर ले ली। अब जब हम उस मकान के पास पहुंचे तो देखा कि कोई बूढ़ा उस मकान की चौखट में बैठा हुआ था। तो हम वहां गए और मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर ही रोक ली। मैंने अपनी वाइफ को गाड़ी के अंदर रुकने को कहा और मैं अकेला ही गाड़ी से उतर गया। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मेरे कानों में जैसे बहुत सारे लोगों की एक साथ हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी।
बहुत सारा शोर था वो। और एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये कि उस मकान के आसपास बहुत ही अजीब सा सन्नाटा था। वो शोर तो मुझे कानों में सुनाई दे रहा था, पर आसपास घना अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा था। मैं फिर भी हिम्मत कर उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। वो बूढ़ा अपना सिर अपने घुटनों के बीच छुपाए हुए शायद सो रहा था। तो मैंने उस बूढ़े को आवाज दी, बाबा बाबा बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें हाईवे की तरफ जाना है। उस बूढ़े ने अचानक ही अपना सिर ऊपर उठाया और मुझसे कहने लगा, आओ घर के अंदर आओ, बहुत जगह है मेरे घर में, आओ आओ ना, बहुत जगह है मेरे घर में। और ऐसा कहकर उसने उस घर का दरवाजा खोला। मैंने घर के अंदर देखा तो बहुत सारे लोग अंदर सो रहे थे। मैंने बाबा को कहा, नहीं बाबा, बहुत देर हो चुकी है, आप हमें बस रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा वही बात दोहरा रहा था, आओ आओ ना, बहुत जगह है मेरे घर में, आओ और आराम से सो जाओ। देखो ये सब सो रहे हैं, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से। तुम भी आओ, मैं तुम्हें चैन की नींद सुलाता हूं। और बस उस बूढ़े की बात सुनकर मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर उसके बाद जो मैंने देखा वो उससे भी भयानक था, क्योंकि जब मैंने घर के अंदर गौर से देखा तो उसमें से किसी भी इंसान में कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही थी। इतना ही नहीं, किसी की सांसें भी नहीं चल रही थी। मैं समझ गया कि यह कुछ भूतिया चीज है। और फिर मैं उस बूढ़े के और बिना देखे पीछे मुड़ गया। और फिर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मेरे कानों में शोर सुना था वो मुझे अब साफ साफ सुनाई देने लगा। आओ अंदर आओ, ये हमारा ही घर है, आओ और हमारे साथ चैन की नींद सो जाओ, आओ अंदर आ जाओ। वो सारे मुर्दे एक साथ मुझे पुकार रहे थे। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मेरी वाइफ मुझे देख रही थी तो मैंने उसे हाथों से इशारा करते हुए चुप रहने को कहा, पर तभी शायद उसने मेरे पीछे कुछ देखा और उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपने हाथों से मुझे जल्दी अंदर आने का इशारा करने लगी। मैं उसी हालत में जाकर गाड़ी में बैठ गया। पर जब मैंने उस घर की तरफ देखा तो वो सारे मुर्दे उठकर उस मकान के दरवाजे में आकर खड़े हो गए थे और वो सारे के सारे मुझे इशारा करके अंदर आने को कह रहे थे, आओ अंदर आओ, ये हमारा घर है। हम दोनों वो देख बुरी तरह से कांप रहे थे, इतना कि हमें आपस में बात भी नहीं की जा रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी कार पीछे घुमा ली और तेजी से रास्ते पर ले गया और गाड़ी को बहुत तेजी से भगाने लगा। हे भगवान, ये क्या था? जिंदगी में पहली बार मेरा ऐसी किसी चीज से सामना हुआ था। मेरी वाइफ तो रोने लगी थी, पर मैंने फिर भी उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि मैं खुद इतना घबराया हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तो मैं गाड़ी को पीछे पीछे भगाते चला जा रहा था, तेज और बहुत तेज। कुछ 15-20 किलोमीटर जाने के बाद मैंने गाड़ी को एक जगह पर रोक लिया। सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? वो बात करने की हालत में ही नहीं थी, बस एक ही बात को बड़बड़ाए जा रही थी। क्या था वो? तुमने भी देखा ना? बताओ ना मुझे, क्या था वो? कौन थे वो लोग? तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो अभी के लिए शांत हो जाओ, जब हम यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह जाएंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ, मुझे खुद पता नहीं कि वो क्या था। तो मैंने उसे पानी की बोतल दी और अपना मुंह धोने को कहा, पर गाड़ी से बाहर निकलने की हम दोनों में भी हिम्मत नहीं थी। उसने गाड़ी से बाहर अपना सिर निकालकर ही मुंह धोया और थोड़ा पानी पी लिया। मैंने भी अपनी सीट की कांच नीचे की और गाड़ी से बाहर अपना सिर निकालकर चेहरे को धोने लगा। पर जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, मैंने जो देखा वो देख मेरे खून में सनसनाहट सी हुई। मेरे हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर गई, आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी पत्नी ने भी जब गाड़ी से बाहर देखा तो उसकी तो हालत बहुत बिगड़ गई और रोते हुए उसने कहा, विकास देखो, क्या है वो? हमारे सामने उस रास्ते के किनारे वही मकान था। उस मकान के बाहर एक लाइट जल रही थी और चौखट पर वही बूढ़ा बैठा हुआ था। घर के अंदर फिर से उसने अजीब तरह से अपना सिर उठाया। आओ घर के अंदर आओ, बहुत जगह है मेरे घर में, आओ
आओ ना, बहुत जगह है मेरे घर में, यहाँ आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। आओ, आओ ना घर में। अब मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं गाड़ी का स्टीयरिंग और गियर भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत बहुत डर गया था। मेरी वाइफ तो बस चिल्ला रही थी कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, चलो यहां से। पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बार बार बस उन मुर्दों की आवाजें गूंज रही थी। आओ, अंदर आओ, ये हमारा ही घर है, आओ और हमारे साथ चैन की नींद सो जाओ। आओ, आओ ना, अंदर आओ। मेरा दिल बैठ गया था। वो सब इतना डरावना और इतना भयानक था कि मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। मेरी पत्नी डर के मारे अब हाफने लगी थी। मेरा खून जम गया था। मैं बार बार चाबी घुमा रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस कुछ देर और मैं अगर वहां रुकता तो मेरा हार्ट फेल हो जाता। पर लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर से मैं गाड़ी भगाने लगा। ये बहुत ही अजीब हालत थी। उस कच्चे रास्ते पर मैं गाड़ी को इतना तेज चलाए जा रहा था कि मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। पर मुझे एक्सीडेंट का इतना डर नहीं लग रहा था जितना मैं वो सब देख कर डरा हुआ था। अब कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी को रोकने नहीं वाला था। मैं बस गाड़ी को चलाता रहा। पता नहीं कितनी देर तक मैं बस गाड़ी को भगाए जा रहा था। पर उस दौरान हमें वो मकान, वो सब बार बार नजर आ रहा था। हम शायद घूम घूम कर उसी जगह पर वापस आ रहे थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी पत्नी तो बस रोए चली जा रही थी और मैं गाड़ी चलाए जा रहा था। हमने कई बार वो मकान देखा, वो बूढ़ा देखा और अपना हाथ हिलाकर हमें बुलाने वाले वो मरे हुए लोग देखे। पर अब हम बिल्कुल भी नहीं रुके। बहुत देर तक गाड़ी चलाने के बाद धीरे धीरे आसमान में लाल लाल बादल नजर आने लगे। मतलब अब कुछ ही देर में सूरज उगने वाला था। सूरज की किरणें ऊपर आसमान में धीरे धीरे से फैल रही थी और धीमी धीमी सी रोशनी नजर आने लगी थी। और अचानक हमें टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। वो इंसान अब भी अपने खेतों को पानी दे रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे ये रात वाला वही किसान है शायद। पर मेरी पत्नी इतनी डरी हुई थी कि वो कार रोकने से मना कर रही थी। जो भी हमने देखा था उस सब ने हमारे दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर किया था। अब हर चीज हमें भ्रम लग रही थी। पर फिर भी मैंने हिम्मत कर गाड़ी को उस खेत के पास रोका। गाडी देखते ही वो किसान दौड़कर हमारे पास आया। काय झालं साहेब, अजून वाट सापडली नाही का? उसने हमें पहचान लिया था। उसके कहने का मतलब था कि क्या हुआ साहब, अभी तक रास्ता नहीं मिला? पर जब उसने हम दोनों की तरफ देखा तो शायद वो कुछ समझ गया और वो दौड़कर अपने झोपड़े के पास चला गया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी और वो दोनों पानी लेकर हमारे पास आए और हम दोनों को पानी पिलाकर पकड़कर उनके झोपड़े के पास लेकर चले गए। इस बार मुझे थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ, क्योंकि रात की उन आवाज़ों के बाद पहली बार मैंने किसी जिंदा इंसान की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने हम दोनों को चाय दी और कुछ देर वही आराम करने को कहा। पर जब हम चाय पी रहे थे तो उस किसान ने हमें जो बताया वो सच में बहुत अजीब और डरावना था। उसने हमें बताया कि मैंने आपको बताया था कि आगे 2 रास्ते मिलेंगे, उसमें से बड़े रास्ते से जाना। पर शायद आपको तीसरा रास्ता दिखाई दिया होगा जो कि कहीं नहीं जाता। वो रास्ता है ही नहीं, वो बस एक छलावा है, एक ऐसी जगह जो असल में है ही नहीं। मैं इस गांव में कई सालों से रह रहा हूं और मैंने उस छलावे के बारे में बहुत बार सुना भी है, पर बहुत कम लोग हैं जो उससे बचकर वापस जिंदा लौटे हैं। तो मैंने उसे वो सब बताया, वो मकान, वो लाइट, वो बूढ़ा, वो मरे हुए लोग और वो मेरे कानों में आ रही आवाजें। वो किसान ये सब पहले से ही जानता था। उसने कहा कि वो कोई मकान नहीं है, असल में वो कोई मरघट है। वो बूढ़ा उस मरघट की रखवाली करता है और जो भी उस मरघट के पास जाता है वो उन्हें अंदर आने को कहता है। पर अगर कोई इंसान गलती से भी उस मरघट यानी उस मकान के अंदर चला जाता है तो वो इंसान वही का हो जाता है। वो बूढ़ा उसे हमेशा के लिए वही सुला देता है। वह आपने जो भी मुर्दा लोग देखे थे वो सब उस छलावे के शिकार थे। वो अब हमेशा के लिए उस मरघट के हो गए हैं। पर अच्छा हुआ कि आप उस मकान के अंदर नहीं गए। आपने अपने आप पर काबू किया। बहुत कम लोग हैं जो उनकी आवाज़ सुनने के बाद भी अपने आप को काबू कर पाते हैं। आप में बहुत हिम्मत है साहब।
इसलिए आप बचकर वापस आए। उस किसान की बातें सुनकर अब मुझ में थोड़ा सा धीरज बढ़ने लगा था। सच में मौत के मुंह से मैं जिंदा बाहर वापस आया था। फिर मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ देर वहीं आराम किया और उन दोनों पति पत्नी का शुक्रिया अदा कर सुबह 11 बजे के करीब उनके उस करीब खाने से निकल गए। इस बार फिर से हम उस किसान के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े। उसने बताया कि आप डरो नहीं, छलावा बस अंधेरे में ही इंसान को फंसा सकता है। कुछ थोड़ी दूर पर हमें उसने जैसे बताया था बिल्कुल उसी तरह दो रास्ते दिखाई दिए, एक छोटा कच्चा और एक बड़ा और पक्का रास्ता। अब हालत ये थी कि हम उस बड़े रास्ते पर आगे चले तो गए, पर उस रात ने हमारे दिमाग पर इतना बुरा असर छोड़ा था कि दिन में भी हम आसपास देखते चले जा रहे थे कि कहीं वो मकान, वो बूढ़ा, वो सब फिर से दिखाई न दे। पर खुशकिस्मती से वैसे हुआ नहीं और कुछ 5 या 6 किलोमीटर जाने के बाद हमें आगे एक बड़ा सा हाईवे दिखाई दिया। हम दोनों ने राहत की सांस ली और आपस में बिना कुछ बोले हम घर की ओर निकल गए। मैंने अपनी मीटिंग और गोवा की ट्रिप दोनों कैंसिल कर दी। पर दोस्तों, लोगों को ऐसी कहानियां झूठी और काल्पनिक लगती है, पर असल में ऐसा हादसा जिसके साथ होता है वही उस डर को समझ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निमेश है। बेसिकली मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले मैं पढ़ाई के लिए पुणे शिफ्ट हुआ था। बात कुछ 2007 या 2008 के करीब की है, जब मैं वहाँ स्टडीज़ के लिए गया था। हमारा कॉलेज बहुत बड़ा था और मुंबई से पुणे जाने की वजह से हम कुछ दोस्त वहाँ एक रूम रेंट पर लेकर रहा करते थे। तो कुछ ही दिनों में वहाँ मेरा एक दोस्त बन गया था। नाम था अमोल काले। वो रत्नागिरी से था। रत्नागिरी के आसपास ही कहीं उसका एक छोटा सा गांव है। अब बहुत साल हो गए उस बात को, तो नाम ठीक से याद नहीं। तो उन दिनों हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। नए नए दोस्त बने थे तो हम दोनों रात रात भर एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें किया करते थे। तो बातों बातों में एक दिन उसने मुझे बताया कि वो रत्नागिरी की एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और उनके गांव में सब उनके ही रिश्तेदार है और वहाँ पर जो घर है वो सारे घर, वहाँ की ज़मीन और खेती बाड़ी सब उन्हीं की है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहाँ पर कभी भी कोई चोरी नहीं होती। मतलब कोई बिना उनकी परमिशन उनकी ज़मीन के अंदर आकर कुछ गलत काम नहीं कर सकता, और अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। तो मेरे मन में अब कई सवाल उठ रहे थे कि वो घर, वो ज़मीन सब तो ठीक है, पर ये सज़ा का क्या चक्कर है। तो मैंने अमोल से पूछा कि भाई ऐसा क्यों? मतलब आपके गांव में तो कोई भी चुपचाप आकर कुछ गलत करके जा सकता है, चोर थोड़ी ना चिल्लाते हुए जाएगा कि मैंने चोरी की है। तब उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक मंदिर जैसा एक बहुत पुराना घर है और वहाँ हर साल एक सीक्रेट पूजा की जाती है और उनके पूर्वज जो कि मर चुके हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें आने वाली मुसीबत से बचाते हैं। तो यह सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि पहले से ही मैं ये भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं करता था। मतलब आप ही सोचो, कैसे कोई मरा हुआ इंसान भला किसी घर और ज़मीन को प्रोटेक्ट कर सकता है। कुछ दिनों बाद हमारे वेकेशंस आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो अमोल के गांव ही घूम कर आ जाए। जो वो मुझे हर बार अपने गांव के बारे में बताता रहता है, तो गांव भी देखना हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा और वेकेशंस भी निकल जाएंगे। तो फिर अमोल ने हम दोनों के रेल टिकट बुक किए और फिर हम दोनों उसके गांव निकल गए। तो अब हम दोनों रत्नागिरी पहुंच गए। जैसे ही हम उतरे, हम सीधा अमोल के गांव चले गए। जब हम गांव की बाउंड्री के पास थे तो मैंने देखा कि वहां पर एक छोटी सी नदी है जिसके ऊपर एक छोटा ब्रिज बना हुआ था। हमें वो ब्रिज क्रॉस करके गांव के अंदर जाना था, तो हम दोनों वहीं उतर गए और अमोल ने गाड़ी से उतरने के बाद गांव की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कुछ प्रार्थना की और अपनी जेब से हमारी ट्रेन की टिकट निकालकर उस नदी के पानी में फेंक दी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया तुमने? तो अमोल ने कहा कि गांव में आते वक्त हमें अपने पूर्वजों को बताना पड़ता है कि हम गांव के अंदर आ रहे हैं। तो मजाक मजाक में मैंने उससे कहा, मेरे बारे में बता दिया ना, कहीं वो मुझे ही चोर समझकर सजा न दे दे। और मैं हंसने लगा। तो उसने कहा, चुप कर यार, ये हमारे गांव का रिवाज है। उसके बाद हम अमोल के घर चले गए। जैसे ही हम घर पहुंचे, उसकी मम्मी पापा भाई बहन सबने हमारा स्वागत किया। तो हमने नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी देर आराम किया। दोपहर को अमोल ने कहा कि चल तुझे हमारा गांव दिखाता हूँ। अब यहाँ आया ही है तो हमारी ज़मीन, खेती बाड़ी, बाग बगीचे सब देख ले। तो हम दोनों गांव घूमने निकल गए। अब हम गांव घूम रहे थे
दोपहर का वक्त था तो गांव में कुछ 30 या 40 ही घर थे। सारे लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घरों के आसपास ही चारों तरफ उनके खेत और बाग बगीचे थे। अब ऐसा था कि गांव के बाहर निकलना है तो उनके गांव के बीच से ही एक रास्ता निकलता था और उसी रोड से हम बाहर जा सकते थे। और जब हम उस रोड से जा रहे थे तो सामने एक ढलान जैसी जगह थी और उस पर एक पुराने खंडर जैसा मकान था जो कि पुराने जमाने के वाड़े की तरह बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। मतलब वो वाड़ा ही था, मतलब वो दिखने में वाड़ा ही लग रहा था। तो मैंने अमोल से कहा, अरे अमोल, ये वही जगह है ना जहां तुम्हारे पूर्वजों की पूजा होती है? तो उसने उस बड़े वाड़े को देखते हुए हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया। तो मैंने अमोल का मजाक उड़ाते हुए फिर कहा, चल ना, अंदर जाकर तेरे दादाजी और परदादाजी से मिलकर आते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं है। वाड़े के अंदर जाने के लिए भी उनकी परमिशन लगती है, ऐसे ही बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए और खींचते हुए कहा, अरे चल ना यार, अंदर तेरे ही दादा परदादा होंगे, वो थोड़ी ना तुझे कुछ कहेंगे। तो उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं यार प्लीज फोर्स मत कर, मैं खुद आज तक इस वाड़े में नहीं गया हूं। तो मैंने फिर उससे कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तेरा खानदानी वाड़ा है और तू खुद आज तक अंदर नहीं गया। थोड़ी देर की तो बात है, बस अंदर जाएंगे और देखकर वापस चले आएंगे। तो अमोल फिर भी मना ही कर रहा था। देख यार, जिद मत कर, छोड़ दे। वो मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की। यार देख, जब से तूने मुझे वो पूर्वजों वाली बात बताई है ना, मुझे बहुत मन कर रहा है कि अंदर जाकर एक बार देख कर आऊं। अब तू अंदर आना ही नहीं चाहता तो एक काम कर, तू यहीं रुक और मैं अकेला ही अंदर जाकर आता हूं। तो अमोल मेरी बात सुनकर डर गया। देख, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं अंदर आ रहा, पर उसके बाद जो भी होगा वो तेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तो अपने घर जा रहा हूं। तो फिर मैंने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया और उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। रास्ते भर में उसके पूर्वजों वाली बात को लेकर उसका मजाक उड़ाता रहा। बाद में हम आसपास की जगहों पर घूमकर घर वापस चले आए। फिर रात को हमने खाना खाया और खाना खाकर हमने सोचा कि चलो सिगरेट पी लेते हैं। और फिर हम सिगरेट पीने घर से निकले। तो जैसे ही हम रास्ते पर जा रहे थे तो फिर मुझे वो उनका पूर्वजों वाला मकान दिखाई दिया। तो मैंने फिर से उसे दोपहर की बात को लेकर मजाक उड़ाना शुरू किया। अरे अमोल, वो देख तेरे पूर्वजों का मकान, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे घर और गांव को प्रोटेक्ट करते होंगे। जिनको तुमने सालों से उस मकान में बंद करके रखा है वो क्या तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे? तो उसने फिर मुझसे कहा, देख यार, मजाक छोड़, क्यों उनके पीछे पड़ा है? तू मेहमान है इसलिए वो शांत है, नहीं तो तुझे अब तक पता चल गया होता कि यहाँ क्या होता है। तो मैंने उसे कहा, अरे यार अमोल, अभी भी उस वाड़े के अंदर जाने का मन कर रहा है। चलना, जाएंगे और कुछ ही मिनट में वापस आ जाएंगे, बस कुछ मिनट के लिए। तो वो फिर गुस्सा हो गया, छोड़ना यार, दम मारकर निकलते हैं, बहुत अंधेरा हो रहा है और वैसे भी ये गांव है, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। पर मैं कहाँ उसकी सुनने वाला था और मैं उस खंडहर जैसे वाड़े के दरवाजे के पास चला गया और उसके बड़े दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा चल, एक बार दरवाजा तो खटखटा सकते हैं ना? तो अमोल और घबरा गया। यार मेरी बात सुन, तू घर वापस चल, तुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। अरे यार, तेरे दादाजी तो है, थोड़ी ना तुझे कुछ कहेंगे। देख निमेश, वो भले ही मेरे दादाजी हो, पर यहाँ सबके लिए एक ही पनिशमेंट होती है। अब अमोल मानने को राजी ही नहीं था और मुझे उस पर हंसी आ रही थी कि कितना डरपोक आदमी है। तो मैंने अमोल से पूछा, अच्छा क्या पनिशमेंट होगी ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब तेरे ही ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सब यही तो है, वो तुझे ही पनिशमेंट देंगे, मतलब अपने ही पोते को? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तो अमल और भी चिढ़ गया। देख यार, मेरी बात मान और वापस घर चल। पर वहां से जाते जाते मैंने उस वाड़े के पुराने दरवाजे पर एक दस्तक दे ही दी और फिर अमोल मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, यार तू मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, तू अभी के अभी घर चल, कुछ गलत हुआ तो मैं घर क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कहा ठीक है चल, और फिर हम दोनों ने सिगरेट खत्म की और घर की ओर चलने लगे। अब जब हम दोनों उस रास्ते पर वापस घर की ओर जा रहे थे तो पीछे मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अब पता नहीं कि कौन था, पर मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुका और महसूस करने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। फिर कुछ कदम चलने के बाद मुझे फिर वही फील हुआ। तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और फिर मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और उसकी रोशनी में चलने लगा। तो कुछ देर बाद मुझे फिर किसी की आहट सुनाई दी कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मतलब अब मैंने पहले से थोड़ा साफ सुना। तो मैंने अमोल से बोला, यार तेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा अरे हमारे पीछे कोई है। तो अमोल ने बिना पीछे देखते हुए कहा, कोई नहीं है यार, तू बस फास्ट चलना।
और फिर हमने तेजी से चलना शुरू किया। जैसे ही हमने तेज चलना शुरू किया वैसे ही मुझे पीछे से लगा कि किसी ने मेरे शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ है। तो मैंने फिर अमोल से कहा, यार अमोल, मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ फील हो रहा है यार। तो अमोल ने कहा, देख यार, मैं तुझे हॉस्टल से पहचानता हूं, अब इतनी रात को कोई मजाक मत कर, चल जल्दी चल। इतना कहकर अमोल बस तेजी से घर की ओर बढ़े जा रहा था, पर सच में मुझे कुछ तो फील हो रहा था। तो मैंने कहा, अमोल यार, मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में। अब जैसे ही मुझे वो महसूस हुआ मैं अपनी जगह पर रुक गया और फिर अचानक ही वो हाथ मेरे कंधे से होकर नीचे नीचे आते हुए मेरी कलाई तक आ पहुंचा। तो अब मैंने थोड़ी जोर से ही कहा, अमोल यार, किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है यार। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा है और मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस उसी जगह पर जम गया था और मेरी बॉडी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो अमोल दौड़कर मेरे पास आया और उसने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। अब वो भी मुझे खींच रहा था और मैं भी अपने अंदर से जोर लगा रहा था, पर वो इतना अजीब एहसास था कि मैं जरा भी हिल नहीं पा रहा था। मैं किसी स्टैच्यू की तरह बस सीधा खड़ा था। और आगे तो और अजीब बात हुई, कुछ ही देर में मेरे मुंह से आवाज तक निकलना बंद हो गया। मैं मन ही मन चिल्लाए जा रहा था, अपने दोस्त अमोल को आवाज दिए जा रहा था कि अमोल मुझे बचा ले यार, मुझे छुड़ा ले यहां से। पर मेरे मुंह से आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। मैंने काफी कोशिश की, 2 मिनट के लिए मैं सुन्न हो गया था। मेरी हालत देख अब अमोल भी बहुत डर गया, वो भी बुरी तरह से टेंशन में आ गया था। आसपास कोई नहीं था जिसे आवाज देकर हम बुला सके। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। वो भी चिल्लाया जा रहा था। मुझे उसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर मैं उससे कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। लगभग 5 मिनट तक ये सब चला। किसी ने मुझे जकड़ रखा था और फिर उसके बाद मेरी बॉडी अचानक ही ढीली पड़ गई, जैसे मेरी बॉडी से जान ही निकल गई हो। और अगले ही पल मैं नीचे जमीन पर गिर गया, पर मुझ में जरा भी ताकत नहीं थी कि अपने आप खड़ा होकर चल सकूं। अमोल ने जैसे तैसे मुझे उठाया और घर ले गया। जब हम घर आए तो उसने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी। फिर उसकी माँ ने मुझे चेक किया तो मुझे बहुत जोर का बुखार था। उसके बाद उसकी माँ ने मुझे ठीक से देखना स्टार्ट किया, पर उन्हें कहीं कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने मुझे गीले कपड़े से पोंछना शुरू किया। मेरा बुखार बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जा रहा था और कुछ देर बाद मैं जैसे बेहोश सा हो गया। अमोल के घर वाले भी मेरी हालत देख परेशान हो गए थे कि करे तो अब क्या करे। तो उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए अपने तौर तरीके आजमाना शुरू किया। तब अमोल की माँ मेरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछे चली जा रही थी और उस बेहोशी की हालत में मैं कुछ बड़बड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मुझे पता नहीं कि उस बेहोशी की हालत में मैं किससे माफ़ी मांग रहा था। तब सारे घर वाले मेरे आसपास जमा हो गए। उसकी माँ ने मुझे उठाने की कोशिश की और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, ये क्या बड़बड़ा रहे हो, जाग जाओ, शायद तुम डरे हुए हो। तो अमोल की माँ ने जैसे ही अपना हाथ मेरे सर पर रखा, उनके हाथों में बिजली का झटका सा लग गया और उस झटके की वजह से बेड से थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ी। और उसके बाद एक भयानक सी आवाज मेरे अंदर से आई, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मेरी आवाज बहुत डरावनी थी, पर उनके लिए यह रोज का काम था। तो अमोल की माँ ने आगे आते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं सुभाष राव, इस घर का मालिक। इसे क्या लगा ये मेरे गांव आकर मेरा मजाक उड़ाएगा और मैं चुप रहूंगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरा मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तो हुआ यह था कि मैं अचानक ही अमोल के दादाजी की आवाज में बात करने लगा था। तो बेसिकली ये उनके घर के लिए भी बहुत डरावना था, क्योंकि उनके लिए मैं एक मेहमान था और मुझे कुछ हो जाता तो फिर उन्हें सब भुगतना पड़ता। तो उसके बाद भी बहुत देर तक अमोल की माँ ने उसके दादाजी से बातचीत की, उन्हें मनाने की काफ़ी कोशिश की कि छोड़ दो, ये हमारा मेहमान है और इसे यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता था, तो उसे माफ़ कर दो। अमोल की माँ बार बार उन्हें मना रही थी, पर वो मानने को राजी ही नहीं थे। वो बार बार बस यही कह रहे थे कि आज तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, इसे मैं सज़ा देकर ही रहूँगा। अब मैं ऐसी हालत में था कि यह सब तो मैं महसूस कर रहा था, पर मुझे कुछ जवाब देना नहीं आ रहा था और अल्टीमेटली मेरा मरना तय था। लेकिन फिर कुछ 1-1.5 घंटे के बाद जाकर अमोल के दादाजी मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि मैं अभी बीच रात उनके पूर्वजों के मंदिर के पास जाऊं
और उनके पूर्वजों से माफ़ी मांगूं। और मुझे उस मंदिर के पास एक सिंदूर से भरा हुआ नारियल रखना होगा। तो अब मुझ में ताकत तो थी नहीं, पर जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मैं बीच रात उस मंदिर के पास गया, उनके पूर्वजों से माफ़ी मांगी और एक नारियल वहीं रख दिया। उसके बाद करीब करीब एक हफ्ते तक मैं बेड में पड़ा था। मेरा बुखार तो अगले दिन उतर गया था, पर वो जो मैंने अपने अंदर महसूस किया था, उस वजह से हफ्ते भर तक मुझे थकावट और बदन में भारीपन महसूस हो रहा था। वो जो मैंने महसूस किया था वो क्या था मुझे पता नहीं, पर मैं मरते मरते बचा हूँ। और अब मैं उन बातों पर विश्वास भी करता हूँ कि भूत प्रेत आत्माएं होती है, और अगर तुम जानबूझकर उन्हें छेड़ोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो याद करने से ही मेरा सर भारी होने लगा है। ये घटना इतनी खौफनाक और दिल दहला देने वाली है कि मैंने आज तक अपने परिवार को भी नहीं बताया, बस मेरे कुछ करीबी दोस्तों को पता है। दरअसल ये घटना मेरे साथ 6 साल पहले हुई थी। मैं उस समय 19 साल का था और मेरे कॉलेज का पहला साल था। मेरा कॉलेज दिल्ली के अंदर पड़ता था और मेरा घर दिल्ली से थोड़ा बाहर था, तो मुझे कॉलेज जाने के लिए रोज 2 बसें पकड़नी पड़ती थी। दूसरी बस में एक मेरी ही उम्र की लड़की रोज ट्रैवल किया करती थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर मुझ में कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, बस यही सोचता रहा कि किसी तरह उसके साथ की सीट में बैठने का मौका मिल जाए, पर हर बार कोई ना कोई उसके साथ बैठ जाता था। जब भी मैं उसे और वो मुझे देखती, हम स्माइल पास करते थे। मुझे भी पता था कि वो मुझे लाइक करती है। और फिर कुछ महीनों बाद दिसंबर का महीना आया। सुबह की ठंड होती थी, तो अब बहुत कम लोग सुबह की बस से ट्रैवल करते थे। एक दिन जब मैंने अपनी सुबह की दूसरी बस पकड़ी तो देखा कि उस लड़की की पास की सीट खाली पड़ी थी। मैंने किसी तरह हिम्मत की और उसके पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कहा। मैं बहुत खुश हो गया और उसके बगल में बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने कहा, रश्मि। और तुम्हारा? मेरा नाम विनय है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे बात करने लगे और कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स भी बन गए। वो अपने बारे में बहुत कम ही बताती थी। मुझे इतना पता था कि वो कोई कॉल सेंटर में जॉब करती है। बहुत बार पूछने के बाद भी उसने अपनी कंपनी का नाम नहीं बताया। हम आजकल की न्यूज़ और पिक्चरों की बातें करते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम एक दूसरे के और क्लोज आ गए। मैंने नोटिस किया कि अब वो मुझसे बात करने में डरती थी। खैर, अब मेरे कॉलेज में सर्दियों की छुट्टी पड़ने वाली थी, इसीलिए छुट्टियों के कुछ दिन पहले ही मैंने उससे उसका नंबर मांगा ताकि मैं छुट्टियों में भी उससे बात कर पाऊं और उसके और क्लोज आ जाऊं। पर जैसे ही मैंने बोला वो बहुत डर गई। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी। मैंने पूछा कि तुम मुझे पसंद तो करती हो ना? तो उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम मुझे नहीं जानते। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर उसने जो बोला वो सुनकर मेरी हंसी और पसीने दोनों छूट गए। उसने बोला कि वो एक चुड़ैल है। मैं पता नहीं क्यों बहुत जोरों से हंसने लगा। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है। भला इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? पर उसका चेहरा शांत था। उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे अभी भी लग रहा था कि वो मजाक कर रही है और उसका चेहरा ये नहीं कह रहा था। मैंने मजाक मजाक में पूछा, तो फिर तुम बस से क्यों ट्रैवल करती हो? सीधा हवा में उड़कर क्यों अपनी जॉब पर नहीं जाती? ये सुनते ही वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने गुस्से में कहा कि मैं मरने के बाद पूरी चुड़ैल बन जाऊंगी। इस बात पर भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं जोर से बोला, अच्छा तो तुम्हारी शक्तियां क्या है? उसने मेरे मुंह पर एकदम हाथ रख दिया और कहा, हल्के बोलो। उस दिन बस में बहुत कम लोग थे और जो थे वो पीछे बैठे थे। उसने कहा कि वो किसी इंसान को मार तो नहीं सकती, पर हाँ उसकी हालत बद से बदतर कर सकती है। तभी बस के कंडक्टर का फोन बजने लगा। मैंने रश्मि को मजाक मजाक में कहा, अच्छा तो इस कंडक्टर पर अपना जादू आजमाओ। हमारा बस का स्टॉप आ चुका था। वो बिना कुछ बोले ही बस से उतर गई। मुझे पूरे दिन यही लगता रहा कि वो मुझे लाइक नहीं करती और मुझसे दोस्ती तोड़ने के लिए कुछ भी बोल रही है। खैर, जब मैंने अगले दिन दूसरी बस पकड़ी तो देखा रश्मि उस दिन नहीं आई थी। मैंने अपनी नज़र घुमाई तो देखा वो कंडक्टर आज नहीं आया था। उस कंडक्टर को मैं बहुत महीनों से डेली देख रहा था।
उसका नाम पंकज था, उसका भाई ही बस ड्राइवर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर गया और पूछा, आज आपका भाई क्यों नहीं आया? फिर जो उसने बताया वो सुनते ही मुझे चक्कर आने लगे। उसने कहा, पंकज की तबीयत काल दोपहर को बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसको बहुत उल्टियां आने लगी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है। यह सुनते ही मैं पसीना पसीना हो गया। मैं इतना डर गया कि मैं बता नहीं सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़की चुड़ैल है। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने ही उसको कंडक्टर पर कुछ करने को बोला था। मैंने ड्राइवर को उतरते हुए 1200 रुपये दे दिए और कहा, यह आपके भाई के लिए है। पहले तो वो राजी नहीं हुआ, पर मैं उसे जबरदस्ती देकर उतर गया। सच कहूं तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि पंकज को कुछ हो न जाए। मुझ में अब उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं थी, पर मैं देखना चाहता था कि उसने ऐसा कैसे किया। जब मैं अगले दिन दूसरी बस में बैठा तो वो लड़की पीछे बैठी हुई थी। ये देखते ही मैं फिर से डर गया। मैं अब उसके पास नहीं बैठना चाहता था, इसलिए मैं बस की सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई कॉल सेंटर में जॉब नहीं करती, क्योंकि न वो तो कभी जॉब वाले कपड़े पहनती थी और न ही उसके पास कोई ऑफिस वाला बैग होता था। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, बल्कि इसका पीछा करूंगा। भला इतनी सर्दी में हर दिन सुबह सुबह वो जाती कहाँ है? जब वो उतरी तो मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। थोड़ी देर में मैं भी उतर गया तो देखा उसने एक ऑटो पकड़ लिया। मैंने भी जल्दी जल्दी एक ऑटो वाले को पकड़ा और उसको 50 रुपए दिए और उस लड़की के ऑटो का पीछा करने को कहा। मैं आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, पर वो ऑटो एक दिल्ली के काफी सुनसान जगह पर जा रहा था। करीब 10 मिनट उस लड़की को फॉलो करने के बाद वो ऑटो एक जगह रुक गया और वो लड़की भी उतर गई। मैंने भी कुछ देर पहले ही अपना ऑटो रोक लिया और मैं भी उतर गया। मेरा ऑटो वाला बहुत डरा हुआ था, जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। रश्मि उतरने के बाद इधर उधर देख रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वो एक खंडर जैसे बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसका पीछा करूं, पर मुझे जानना था कि वो इतने महीनों से हर रोज कहां जा रही है। मैं उसका पीछा करता गया और वो एक सुनसान बिल्डिंग के सामने खड़ी हो गई। मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोल रही है। कुछ देर बाद वो अंदर चली गई। मेरा दिल मुझे चिक चिक कर कह रहा था कि मैं वापस लौट आऊं, पर मैं बचपन से ही इन बातों का मजाक उड़ाता आया हूं। मुझे इन चीजों में कभी यकीन नहीं था, इसलिए मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर वो लड़की क्या करती है। खैर, मैंने सोचा मैं खिड़की की पिछली तरफ से झांकने की कोशिश करता हूं। किसी तरह चुपके चुपके मैं पिछली तरफ पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी, वहां एक टूटी खिड़की थी और खिड़की के आगे एक बड़ा सा खाली कमरा था। मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं किसी तरह उस खिड़की के अंदर घुस गया। आज मैं सोचता हूं तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर उस समय मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मैं अपनी जान का खतरा समझूं। थोड़ी देर में वो आवाजें बहुत तेज होने लगी और क्लियर हो गई। वो कोई गलती की बात कर रहे थे। ध्यान से सुनने पर समझ में आया कि वो उस बस कंडक्टर की ही बात कर रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि तुम्हें किसी को बताना नहीं चाहिए था कि तुम कौन हो। उस कमरे में कोई दरवाजा नहीं था। मैंने हिम्मत करके धीरे से बाहर झांक के देखा तो जो मैंने देखा वो देखते ही मेरा खून ही जम गया। वो लड़की मुर्दा लोगों से बात कर रही थी। उन लोगों का चेहरा बुरी तरह से गला हुआ था। वो देखते ही मैंने बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो इतना खौफनाक था कि किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता। मैंने अपनी नजर खिड़की की तरफ घुमाई तो देखा कि वो सारे मुर्दे लोग वहीं खड़े थे। आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैं बिल्डिंग से थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ मिनट तो मुझे ये समझने में ही लग गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं किसी तरह उठा और अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की तो देखा कि जेब में एक कागज पड़ा हुआ था और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें किसी तरह आज बचा लिया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं किसी तरह वापस घर पहुंच गया। अगले दिन से छुट्टियां पड़ गई। छुट्टियों के बाद जब मैं बस में गया तो उस लड़की ने आना ही बंद कर दिया था। ये कहानी लिखते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज मेरी अच्छी जगह नौकरी लग गई है और कुछ ही सालों में मेरी शादी भी होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो पेशे से डॉक्टर है। उनका नाम है निखिल परमार। ये कहानी मैं उनकी जुबानी बताने जा रहा हूं। हालांकि डॉक्टरी पेशा ही ऐसा है कि जिंदगी में हर बार उनका मुर्दों से सामना हो जाता है। लोग उनके सामने दम तोड़ देते हैं,
पर इस पेशे में एक डॉक्टर के तौर पर उन्हें अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर काबू करना पड़ता है। और इसी वजह से किसी डॉक्टर को किसी भूतिया या डरावनी चीजों से शायद ही कभी डर लगता होगा, पर कभी कभी कुछ अजीबोगरीब चीजें बड़े से बड़े बहादुर इंसान को भी डरने पर मजबूर कर देती है। मैं भी एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना का शिकार हुआ था। कहानी करीब 3 साल पहले की है। तब मैं अहमदाबाद में रहा करता था और मेरा क्लिनिक उसी शहर में सरदार पटेल चौक में था। मेरा डॉक्टरी का काम अच्छा खासा चल रहा था, पर दिन भर के काम और थकावट की वजह से मैं शांत जगह पर रहना पसंद करता था और इसीलिए शहर में थोड़ी ही दूर पर मैंने एक फ्लैट खरीद लिया। मेरी शिफ्ट नॉर्मली मॉर्निंग से इवनिंग तक होती थी, तो रोज सुबह शाम आधे घंटे की ड्राइव करके घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से वापस घर आना जाना होता था। पर मेरे साथ हुआ वो हादसा इतना डरावना था कि उस हादसे की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया था। उस दिन मैं एक इमरजेंसी केस की वजह से रात भर हॉस्पिटल में रुका हुआ था। वैसे तो मेरी शिफ्ट 9 बजे खत्म हो जाती है, पर उस दिन मुझे रात के करीब 12 से 12:30 बज गए और मैं थककर करीब रात के 12:30 बजे घर वापस जाने के लिए हॉस्पिटल से निकल गया। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल रहा था तो एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। तब हमारे हॉस्पिटल के वॉचमैन ने मुझसे कहा भी कि डॉक्टर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, पर आधी रात हो चुकी है और इतनी बीच रात किसी काली बिल्ली का रास्ता काटना ठीक नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है साहब, ये बहुत बुरा संकेत है। आप फिर से अस्पताल के अंदर चले जाए और कुछ देर बाद अपने घर जाए, वही अच्छा होगा। अब मैं पहले से इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, तो मैंने हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाई और उसे गेट खोलने को कहा। हॉस्पिटल छोड़कर कुछ ही देर में मैं एक कच्चे रास्ते से निकल पड़ा। हालांकि इस रास्ते से मैं कई बार हॉस्पिटल आया और गया था, पर आज यह रास्ता बहुत ही सुनसान नजर आ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक कोई चीज बहुत तेजी से मेरी कार के सामने से गुजरी। मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर था। उसके बाद बस थोड़ा आगे जाते ही एक बहुत बड़ी बकरी अचानक ही रास्ते के बीचों बीच मेरी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाई। बहुत जोर की आवाज करते हुए मेरी कार रुक गई और उस आवाज को सुनकर उस बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा। पर उसके बाद जो मैंने देखा वो देख मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि उस बकरी ने अपने मुंह में एक छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी है और वो दिखने में तो बकरी दिख रही थी, पर उसकी सिर्फ बॉडी ही बकरी जैसी थी, बाकी सिर्फ किसी औरत जैसा दिखाई पड़ रहा था। उसके सर पर किसी औरत जैसे लंबे लंबे बाल थे जो जमीन तक को छू रहे थे। ये देख मैं दंग रह गया, क्योंकि एक तो वो पूरी तरह से बकरी नहीं थी और अगर बकरी हो भी तो बकरी कभी ऐसी चीजों को छूती नहीं है। मैं डॉक्टर होने की वजह से एक वक्त मुझे ऐसा भी लगा कि शायद ये मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं है। उसके बाद जब वो बकरी पूरी तरह से मुड़ गई तो वो नजारा दिल दहला देने वाला था। उसका आधा शरीर औरत का था और आधा शरीर बकरी का था। मतलब आगे इंसानों जैसे हाथ और सिर था और पीछे बकरी जैसा आकार था। पर फिर मैंने देखा कि वो बकरी अपना आकार बदल रही है। मैंने तुरंत कार को पीछे मोड़ लिया और पीछे की तरफ गाड़ी घुमाई, पर जब तक मैं कार को पीछे की तरफ मोड़ लेता मैंने देखा उसका आकार बढ़ता जा रहा है। उसकी हाइट बढ़ती ही चली जा रही है। उसका आकार बकरी से किसी औरत जैसा हो रहा था। वो मिरेकल था या मेरा भ्रम था, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे लिए ये बहुत ही अजीब और चौंका देने वाली बात थी। और अचानक ही वो आधी बकरी आधी चुड़ैल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और चीखने लगा। मैंने जोर से अपनी कार को भगाया। अब तो वो गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। बहुत देर तक भागने के बाद वो और बड़ी दिखने लगी और उसने पूरी तरह से एक चुड़ैल का रूप ले लिया। हाँ, वो चुड़ैल ही थी, क्योंकि मैंने जब जब पीछे मुड़कर देखा मैंने देखा कि वो भाग तो मेरी तरफ रही थी और उसके पैर उल्टे पड़ रहे थे। मतलब उसके पैर उल्टे थे। वो बहुत ही तेजी से दौड़ रही थी। मुझे मेरी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। पर आखिरकार मैं पेशे से एक डॉक्टर था और हमें ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड हालातों का सामना करना सिखाया जाता है। तो फिर पहले तो मैंने अपने आप को शांत किया और धीरे धीरे कार का स्पीड बढ़ाते हुए मैं कार को 120 की स्पीड से भगाने लगा। पर अचानक ही वो चुड़ैल पीछे से आगे की तरफ आ चुकी थी। मैंने सोचा कि वो जो भी कोई चीज है उसे इसी स्पीड से कुचलते हुए आगे निकल जाऊंगा। पर जब मेरी गाड़ी उससे टकराई तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ और वो अचानक ही कहीं गायब सी हो गई। लेकिन गाड़ी से टकराते ही सब तरफ सफेद सफेद धुआं दिखाई देने लगा। मैं पागलों की तरह कार को तेज चलाए जा रहा था और मैंने तसल्ली के लिए सामने के मिरर में पीछे की तरफ देखा। पर जब मेरा ध्यान कार के बैक सीट पर गया तो मैंने देखा कि वो चुड़ैल मेरी कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी। उसकी बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था और वो अपनी गर्दन अजीब तरह से घुमा रही थी।
वो देख मेरी आवाज निकलना ही बंद हो गया। मैं बस कांपता हुआ कार चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी पलक झपकते ही वो चुड़ैल पिछली सीट से कहीं गायब हो गई और मेरे बाजू वाली सीट पर आ गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। एक्चुअली मैं बहुत सदमे में था, बहुत डरा हुआ था। मैं उसकी ओर बिना देखे गाड़ी चलाए जा रहा था, पर मेरा दिल तब बैठ गया जब उस चुड़ैल ने अपना सर अपने शरीर से अलग कर मेरे पैरों के ऊपर रख दिया। ये देख मेरे दिल में एक बिजली सी लहर दौड़ गई। मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था। वो नज़ारा बहुत भयानक था। उसका सर मेरे पैरों के ऊपर था और बाकी बचा हुआ धड़ बस झटपटा रहा था, जैसे कोई जानवर सर काटने के बाद फड़फड़ाता है, झटपटाता है। दैट वॉज द मोस्ट फ्राइटनिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। डर के मारे मैंने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगा दी। मेरी कार रुकने के बाद मैं कार से बाहर निकलकर पागलों की तरह भागने लगा। वो चुड़ैल वहां है या नहीं ये देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। मैं भागते भागते कब बेहोश होकर गिर पड़ा मुझे भी पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था। मेरे आसपास पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस थी और उस सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गया तो फिर मैंने उस इलाके में जाकर थोड़ी पूछताछ की, तो मुझे बाद में पता चला कि उस सुनसान छोटे रास्ते के करीब थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी में एक तांत्रिक औरत रहा करती थी, जो तंत्र मंत्र करने के लिए बकरियों की और गरीब जानवरों की बलि दिया करती थी। उनकी बलि देकर जादू टोना किया करती थी। वहीं के आसपास के लोगों के एक एक कर जानवर गायब होने लगे, पर जैसे ही लोगों को उस औरत के बारे में पता चला तो लोगों ने उसे बहुत पीटा और पुलिस को बुला लिया। पर जब तक पुलिस उसके घर पहुंचती, उस औरत ने अपने आप को लोगों से छुड़ा लिया और अपने घर के अंदर अपना ही गला काटकर अपनी ही बलि दे दी। हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो उसका सिर बिल्कुल सामने उस झोपड़े के बीचों बीच लटक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी। पुलिस को यह समझ ही नहीं आया कि अगर उसने अपना गला खुद ही काट लिया है तो उसका सिर ऊपर कैसे लटक रहा था। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले, पर लोगों का मानना था कि उसका बस शरीर ही मर गया था, पर उसकी आत्मा आज भी जिंदा है और उसी ने अपने सिर को ऊपर लटकाया था। तब से वो औरत चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर अपना सिर लिए भटकती रहती है। मैं उस दिन किसी तरह मौत के मुंह से बच तो गया था, पर उसके बाद मैंने कभी भी उस शॉर्टकट रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं एक आर्मी का रिटायर्ड सिपाही हूं। यह कहानी तब की है जब मुझे आर्मी ज्वाइन किए बस कुछ ही महीने हुए थे। मेरे लाइफ में मैंने महसूस की यह सबसे डरावनी घटना है। सिक्योरिटी और गोपनीयता की वजह से मैं आपको हमारी पोस्ट का नाम तो नहीं बता सकता, और उन दिनों मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक हिल पॉइंट पर थी। हमारा मेन पोस्ट पहाड़ के नीचे था, जहां हमारे खाने और सोने की व्यवस्था थी। तो ऐसा होता था कि हर 24 घंटे बाद हिल पॉइंट की पोस्ट पर ड्यूटी चेंज हुआ करती थी। मतलब वहां जो भी ड्यूटी कर रहा होता वो नीचे आ जाता और दूसरे 2 सिपाही उनकी जगह ले लेते। तो ऐसे ही एक दिन उस हिल पॉइंट पर मेरी ड्यूटी लग गई। अब मैं और मेरा एक कलीग हम दोनों पहाड़ चढ़ रहे थे। हम दोनों के पास हमारे खाने पीने का सामान, 2 राइफल्स और अपनी सुरक्षा के लिहाज से कुछ चीजें थी। और अब यहां से असल कहानी शुरू होती है। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते एक वक्त ऐसा आया कि जो मेरा कलीग था वो मुझसे थोड़ा आगे निकल गया। अब पहली बार मैं उस पहाड़ को चढ़ रहा था, इसलिए मुझे वहां के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। चांद की धीमी सफेद रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और तब मैं चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां आसपास कुछ भी नहीं था। चारों तरफ हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही थी। वो हिस्सा एक बहुत बड़े खुले मैदान जैसा था। वो एहसास पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी तेज हवाएं चल रही थी और मैं वहां की खूबसूरती को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर पहाड़ी पर बनी एक झोपड़ी की ओर गई। झोपड़ी की चारों ओर घनी झाड़ियां थी। हवा की सनसनाहट के अलावा बाकी सब बहुत शांत था। कुछ देर चलने के बाद मेरा कलीग मुझे दिखाई देना ही बंद हो गया। मैं जब अपने कलीग को आसपास देख रहा था, ढूंढ रहा था, तभी मुझे उस झोपड़ी के अंदर से कुछ रोशनी से दिखाई देने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कलीग शायद वहीं गया होगा। तो मैं उस झोपड़ी की ओर गया, लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत के लिए मैंने राइफल को अपने हाथों में लेकर सामने की ओर तान लिया। मैंने उस झोपड़ी के दरवाजे को 2-3 बार खटखटाया, पर कोई दरवाजा खोलने नहीं आया और न ही अंदर से कोई आवाज आई। तो मुझे यह भी लगा कि शायद मैं नया हूं और पहली बार ऐसी जगह पर जा रहा हूं, तो मेरा कलीग जो है वो शायद मुझे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैं झोपड़ी के पीछे की तरफ चला गया, जहां पर कुछ दरारें थी और उनसे रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने एक बड़ी दरार से उस झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा
तो अंदर एक दीवार के पास महाकाली की एक विकराल मूर्ति थी जो शव पर आरूढ़ थी। उस मूर्ति के चरणों के पास एक हवन कुंड रखा हुआ था जिसकी सुगंधित धूप निकलकर कमरे के वातावरण में छा रही थी। मैंने देखा कि एक आदमी हवन कुंड के सामने बैठा हुआ है, पर उसकी पीठ मेरी तरफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसकी पीठ पर जगह जगह खरोंचे जाने के निशान बने हुए थे और उसका सर मुंडा हुआ था। उस हवन कुंड के पास ही एक लंबे आकार का फरसा था और उस फरसे के पास कोई एक युवती लेटी हुई थी। उसके सारे शरीर पर सिंदूर पुता हुआ था और गले में फूल की माला भी थी। ऐसी भयानक स्त्री कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं बस वो देख रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर उस आदमी के होठ हिल रहे थे मानो वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद सामने बैठा वो इंसान अपनी जगह से उठा और उसने वहीं पास रखा हुआ ग्लास जैसा कुछ उठाया और उसमें से जो भी था उसे घटाघट पी गया। वो कोई शराब या जरूर कोई नशीली चीज थी, क्योंकि उसे पीने के बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और वो और खौफनाक दिखने लगा। वो बार बार अपनी जीभ और होठों को अपने दांतों के बीच दबाए जा रहा था, जैसे कोई साइको इंसान करता है, बिल्कुल वैसे। फिर उसी आवेश में उस इंसान ने फरसा उठा लिया और जाकर उस युवती के सामने खड़ा हो गया। मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने वही जोर जोर से उस झोपड़ी को पीटना शुरू किया और चिल्लाने लगा कि छोड़ दो उस लड़की को, पर शायद मेरी आवाज अंदर जा ही नहीं रही थी, क्योंकि कोई भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। बहुत अजीब बात थी। तभी वो इंसान झुककर मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे खून उतर चुका था। वो आंखें खींची खींची सी लग रही थी। मुझे ताकने के बाद उस आदमी ने अपने हाथ का चमचमाता हुआ फरसा उस लड़की के गर्दन पर तान लिया और दूसरे ही क्षण खच की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही एक चीख भी गूंजी। घबराहट में मैंने कुछ राउंड फायर कर दिया और उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे फिर शक हुआ कि यह किसी छलावे जैसा कुछ हो सकता है। वो देख मैं वहां से भागने लगा। कुछ देर बाद मेरा कलीग भी मुझे ढूंढता हुआ वापस पीछे आ गया। थोड़ी देर तक तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने उसे वो किस्सा सुनाया और उसे खींचते हुए वापस उस जगह पर पहुंचा और उस मैदानी इलाके की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वो झोपड़ी है। पर जब मैंने खुद मुड़कर देखा तो आसपास कुछ भी नहीं था। न वो झोपड़ी थी और न ही कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरे कलीग ने अपनी टॉर्च ऑन की और आसपास गौर से देखा, पर उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया और उसके बाद वो मुझ पर हंसने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ सर जी, आप हंस क्यों रहे हो? मैंने सच में एक आदमी को एक लड़की की बलि देते हुए देखा है। उसकी वो चीख, वो सब तरफ खून, वो सब सच है। तो फिर उसने मुझे उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताया। उसने कहा कि यही करीबन 100-150 साल पहले अघोरी साधु रहा करते थे। उनका बहुत बड़ा मठ था। वो इस जगह अघोरी तरीके से तंत्र मंत्र की साधना किया करते थे। जब देश आजाद हुआ तो अपनी सरकार ने उस मठ को हटाकर उसी जगह गोरखा रेजिमेंट का एक सेंटर बना दिया। पर जब वो सेंटर शुरू हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही एक एक कर अपने सिपाहियों की मौत होने लगी। पहले तो मौत का कोई कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसा तुमने आज देखा, बिल्कुल वैसे ही उन लोगों को भी भूत प्रेत दिखाई देने लगे और फिर इसीलिए सरकार ने गोरखा रेजिमेंट के इस दल को यहां से हटा दिया और इसी पहाड़ी के नीचे उसे फिर से बना दिया। अब जो आपने देखा वो मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, कभी कभी रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। पर मैं इस जगह के बारे में जानता हूं तो उन पर कभी ध्यान नहीं देता। और तुम भी इस बात का ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो उसके पीछे मत पड़ जाना। वो अच्छे लोग नहीं थे, वो अच्छी आत्माएं नहीं थी, वो अघोरी आत्माएं हैं। तो आगे से जरा संभल कर रहना। चलो, तुमने जो फायरिंग की है उसका रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो हम अपने पॉइंट पर चले गए। जाते ही हमने रेडियो से अपनी पोस्ट को रिपोर्ट किया कि जंगली जानवर जैसा कुछ था, तो उसे भगाने के लिए फायर करना पड़ा। वहां जाने के बाद हम दोनों जब गश्त लगा रहे थे तो मेरा ध्यान बार बार उस खुली मैदानी जगह पर जा रहा था। उस घटना के बाद मुझे कई बार यह एहसास हुआ कि वहां कोई झोपड़ी है और उसमें से रोशनी दिखाई दे रही है। उसके बाद भी कई बार मेरे नजरों के सामने वो होम कुंड, वो डरावना इंसान, वो काली की मूर्ति, वो भयानक युवती, वो सब भयानक नजर आ रहा था। कुछ दिनों तक मुझे नींद आना ही मुश्किल हो गया। पर देश की सुरक्षा उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने भी उन चीजों को नजरअंदाज करना शुरू किया और फिर कुछ ही दिनों में मुझे उन सब चीजों की आदत सी हो गई। कौन है?
ये कहानी पिछले साल की है। मेरे एक दोस्त नीतू, जिसे पुरानी चीजों का संग्रह करने का बहुत शौक था, ऐसे ही एक दिन वो एक एंटीक चीजों की दुकान में जा पहुंची। वहां वो एक एक कर पुरानी चीजों को देख परख रही थी कि उसे एक 60 साल पुराना मिट्टी का घड़ा पसंद आया। उसी घड़े को लगकर एक अधजली मिट्टी की गुड़िया रखी हुई थी, पर उसका ध्यान उसकी ओर नहीं गया और उस घड़े को नीचे उतारते समय उसका हाथ लगकर गलती से वो गुड़िया जमीन पर नीचे गिर गई। टूटने की आवाज सुनते ही दुकानदार वहां आ पहुंचा। मिट्टी की गुड़िया वैसे तो मजबूत थी, पर बहुत ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसके हाथों की मिट्टी की उंगलियां टूटकर बिखर गई। अब नीतू को तो घड़ा बहुत पसंद आया था, पर दुकानदार ने दुकान के अंदर पहले से ही बोर्ड लगा रखा था कि वस्तुओं को संभल कर हाथ लगाए, और अगर अनजाने में किसी ग्राहक से किसी वस्तु का नुकसान हो जाता है तो उसे वो वस्तु खरीदनी पड़ेगी। अब न चाहते हुए भी नीतू को वो अधजली काली गुड़िया खरीदनी पड़ी, पर वो नहीं जानती थी कि उस गुड़िया के साथ साथ एक अनजान आफत को वो घर ला रही है। जब नीतू ने उस गुड़िया की आंखों में देखा तो उसकी अधजली आंखें चमक उठी। नीतू को लगा शायद ये गुड़िया सच में बहुत नायाब है, पर दुकानदार उससे परख न सका होगा। नीतू ने वो गुड़िया अपने कमरे में अलमारी में रख दी। उसी रात नीतू जब सो रही थी तो उसे एक बहुत बुरा सपना आया। सपने में वो एक पुराने महल में थी। उसे बार बार घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी, पर आसपास कुछ नहीं था। सब जला हुआ बिखरा हुआ था। वो देख वो सपने में ही डर गई। महल का एक एक दरवाजा पार कर वो महल के बीचों बीच पहुंची तो उसे महल की ऊपरी मंजिल से घुंघरूओं की किसी के नाचने की आवाज सुनाई देने लगी। नीतू न चाहते हुए भी उस आवाज की तरफ खींची चली जा रही थी। वो अब काफी डर चुकी थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक बड़ा सा दरवाजा खोला। वो एक बड़ी सी कोठी थी। वो कोठी के अंदर चली गई। कोठी में किसी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर पुराने जमाने की थी। तस्वीर में जो इंसान था वो कोई राजा महाराजा या कोई जमींदार नजर आ रहा था। नीतू ने जैसे ही तस्वीर को छूकर देखना चाहा, उसका हाथ जल गया और उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुड़िया वहीं पड़ी हुई थी। नीतू गुड़िया को उठाने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगी, पर जैसे ही नीतू उसे उठाने नीचे झुकी, उस गुड़िया की आंखें चमक उठी और उसे किसी के जले हुए पैर दिखाई पड़े। नीतू ने जब उठकर देखा तो एक काला साया था। नीतू वो देख काफी डर गई और नींद से जाग गई। नीतू ने घबराकर अपनी अलमारी को खोलकर देखा, पर वो गुड़िया वहीं पड़ी हुई थी। नीतू की सोच ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद लगातार 5 दिन उसे बार बार वही सपना आने लगा। इस वजह से वो अपने ही घर में डरी डरी सी रहने लगी थी। वो घर में जहां भी जाती उसे वो गुड़िया दिखाई देती थी और गुड़िया को देखते ही उसकी आंखें अपने आप चमक उठती। आखिरकार उसने उस सपने के बारे में मुझे बताया। वो मेरे घर उसी गुड़िया को लेकर चली आई, पर जब मैंने उस गुड़िया को देखा तो न वो हिल रही थी और न ही उसकी आंखें चमक रही थी। पर एक बात सच थी कि गुड़िया दिखने में काफी डरावनी थी। तब नीतू मुझे बताती है कि जब से वो गुड़िया उसके घर में आई है तब से ही उसे ऐसे डरावने सपने आने लगे हैं। मैं पेशे से एक जासूस हूं, पर भूत प्रेत वाली बातों पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि नीतू बस डरी हुई है और अपने डर की वजह से वो उस गुड़िया को मानती है। पर फिर भी नीतू की तसल्ली के लिए मैंने उस गुड़िया के अतीत के बारे में मालूमात करने का वादा किया और गुड़िया को अपने पास ही रख लिया। दूसरे ही दिन मैं उस गुड़िया को लेकर उसी एंटीक वस्तु की दुकान पर पहुंचा। जब मैंने वो गुड़िया दुकानदार को दिखाई तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पर जब मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने बताया
कि वो गुड़िया के बारे में कुछ नहीं जानता, पर इसी इलाके में एक बाबू करके चोर है। उसने ही ये गुड़िया कहीं से चुरा कर लाई थी। अगर वो मिल जाए तो गुड़िया के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो फिर मैंने उस चोर को ढूंढना शुरू किया और 3 दिन बाद वो चोर मेरे हाथ लगा। और उसने जैसे ही गुड़िया को देखा, वो उसे देखकर बहुत डर गया। हटाओ, हटाओ, इसे मेरे सामने से हटाओ, ये बहुत मनूस गुड़िया है। तब मैंने उससे पूछा कि इस गुड़िया के बारे में तुम क्या जानते हो, मुझे सब सच बताओ। तब उस चोर ने मुझे बताया कि लालगंज नाम का एक महल है, बहुत पुराना पर जला हुआ। यह गुड़िया उसने वहीं से चुराई थी। पर जिस दिन उसने गुड़िया चुराई थी, उसी दिन से उसे बार बार एक जली हुई लड़की नजर आने लगी थी। तो उसने उसे उस दुकानदार को कम कीमत पर बेच दिया था। बहुत पूछताछ करने पर भी मुझे उस गुड़िया के अतीत के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो आखिरकार मैंने उस लालगंज महल जाकर छानबीन करने का फैसला किया और आधी रात को मैं अकेला ही हाथ में टॉर्च लिए उस महल में जा पहुंचा। महल बाहर से दिखने में काफी डरावना था। देखने पर साफ साफ पता चल रहा था कि महल काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। महल के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि महल के अंदर जाने की कोशिश न करें, अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। पर वो बोर्ड पढ़कर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा कि इस महल में जरूर कुछ गड़बड़ है। पर मेरा पेशा ही ऐसा था कि वो बोर्ड मुझे अंदर जाने से रोक नहीं पाया। मैं टॉर्च की रोशनी में महल के अंदर दाखिल हुआ। एक एक दरवाजा पार कर मैं महल के बीचों बीच पहुंच गया और तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि नीतू ने सपने में जो महल देखा था और जैसा मुझे बताया था, यह बिल्कुल वैसा ही महल था। और तब मेरा ध्यान अपने आप ऊपरी मंजिल की ओर गया। ऊपरी मंजिल का दरवाजा खोलकर मैंने देखा कि वो एक पुरानी कोठी थी। बड़े बड़े पर्दे जले हुए थे और सामने ही किसी की जली हुई तस्वीर थी। जैसा नीतू ने कहा था, वो तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी, किसी इंसान की तस्वीर। पर तस्वीर जलने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा हुआ था, नारायण दास गुप्ता। अब मुझे और एक कड़ी मिल गई थी। पर जैसे ही मैंने वो नाम जोर से पढ़ा, अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं यहां वहां आसपास देख ही रहा था कि अचानक मेरी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। मैं उस टॉर्च को अपने हाथों पर पटक पटक कर चालू करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे सड़ी गली जली हुई चमड़ी की बदबू आने लगी। मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ तो बुरा होने वाला है और मैं डर के मारे टॉर्च को और जोर से पीटने लगा। तभी अचानक ही टॉर्च चालू हो गई और उसकी रोशनी में मुझे वो जला हुआ साया नजर आया। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा, पर वो साया अगले ही पल गायब हो गया। मैं डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते महल के बाहर आ गया। मैंने उस महल के बाहर आने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऊपरी मंजिल पर एक जलती हुई लड़की की आकृति नजर आई। वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने झट से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मैं समझ चुका था कि यह कोई आसान मामला नहीं है, इसमें जरूर कुछ राज छुपा हुआ है। दूसरे दिन सुबह मैंने नीतू को रात की घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वो भी डर गई, पर तब मैंने उसे समझाया कि देखो, अगर उस गुड़िया को या फिर उस भूत को हमें मारना ही होता तो वो हमें कब का मार चुकी होती। मुझे लगता है कि वो हमें कुछ बताना चाहती है। अब सवाल यह है कि उस गुड़िया का उस जली हुई लड़की से क्या वास्ता है और वो महल किसका है और उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। पर हमें एक सुराग मिल गया था, ये नारायण दास गुप्ता। अब ये नारायण दास गुप्ता को ढूंढना होगा। शायद वो ही हमें उस लड़की के बारे में बता सकता है। हमने उस नाम और उस महल के बारे में और छानबीन की तो पता चला कि वो प्रॉपर्टी नारायण दास गुप्ता के नाम पर है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमने उनसे मिलने के लिए बहुत बार अपॉइंटमेंट ली,
पर नारायण दास गुप्ता हमें मिले नहीं। शायद वो हमसे मिलना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने एक तरकीब लड़ाई। मैंने दूसरे दिन उनके ऑफिस में फोन करके लालगंज की प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बात की और उसी दिन दोपहर को वो हमसे मिलने के लिए राजी हो गए। और फिर मैं और नीतू दोपहर को उनके ऑफिस पहुंच गए। जी कहिए, सुना है कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। हाँ, पर खरीदने से पहले हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अरे, अब आप उसे खरीदने वाले हैं तो बेझिझक पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, उस हवेली को हुआ क्या था, मतलब आग कैसे लगी थी? अरे अरे, वो बहुत पुरानी बात है। आप प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं तो खरीदने की बात कीजिए। नहीं नहीं, खरीदने से पहले हमें जानना है कि उस प्रॉपर्टी के साथ हुआ क्या था। लोग आज भी वहां जाने से क्यों डरते हैं? हाँ देखो भाई, लोग जलते हैं मुझसे। इतने कम समय में मैंने जो तरक्की हासिल की है ना, उससे उन्हें परेशानी होती है और इसीलिए लोग अफवाहें फैलाते हैं। पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। 30 साल पहले की बात है। लालगंज की प्रॉपर्टी मैंने एक जमींदार को किराए पर दी थी और वो जमींदार वहां व्यापार किया करता था। एक रात जब मैं वहां किराया वसूल करने गया था तो अचानक ही वहां आग लग गई और उस आग में मेरा लालगंज का महल जलकर राख हो गया। अब उस समय फायर ब्रिगेड तो थी नहीं, तो क्या करता, बस उस महल को जलता हुआ देखता रहा। पर तब से लोग खामखा अफवाहें फैलाते चले आ रहे हैं कि वहां किसी लड़की की आत्मा रहती है। तो फिर आज तक आपने उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई? अरे देखो साहब, अब इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, उसे संभालने में ही मेरा सारा वक्त चला जाता है। और फिर जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता न चले तो ही अच्छा होता है। नारायण दास की बातों से हमें कुछ साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था, या फिर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अगले 2 दिन में फैसला सुनाने की बात कहकर हम उनके ऑफिस से चले आए। मुलाकात तो हो गई थी, पर सवाल वहीं के वहीं थे। नारायण दास से हमें कुछ पता नहीं चला कि उस महल में आखिर हुआ क्या था। उस रात नीतू को फिर वही सपना आया, पर सपने में उसने एक आवाज सुनी, बदला बदला बदला। और नींद टूटते ही नीतू ने मुझे फोन कर उस सपने के बारे में बताया। तो मैंने उसी रात नीतू को लेकर उस लालगंज के महल में जाने का फैसला किया। पर नीतू उस महल में जाने को लेकर बहुत डरी हुई थी। आखिरकार मैंने उसे बहुत समझाया कि अगर इन सपनों को रोकना है तो हमें उस गुड़िया का राज जानना ही होगा और यह भी जानना होगा कि आखिर वो हमसे क्या चाहती है, हमें क्या बताना चाहती है। और तब जाकर नीतू उस महल में जाने के लिए राजी हो गई। हम दोनों देर रात उस महल के पास पहुंचे, पर वहां सब सुनसान था। वहां जाते ही मेरी पहली नजर ऊपरी मंजिल की ओर गई, पर वहां कुछ भी नहीं था। हम उस गुड़िया को लेकर महल के अंदर दाखिल हुए। एक एक दरवाजा पार कर महल के बीचों बीच पहुंच गए। तब नीतू को भी महसूस हुआ कि वो महल भी बिल्कुल वैसा है जैसा उसने सपने में देखा था। इस बात से वो और भी डर गई। किसी तरह मैंने उसे ऊपरी मंजिल पर जाने को राजी कर लिया। हम धीरे धीरे कदमों के साथ उस जली हुई ऊपरी मंजिल के अंदर चले गए। सब बिल्कुल वैसा था जैसा नीतू ने सपने में देखा था। अब नीतू जाकर उस तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और गौर से उस तस्वीर को देखने लगी। उसकी आंखें एकदम से लाल होने लगी और वो अपने आप ही उस कोठी में यहां वहां घूमने लगी, ऐसे जैसे उसे अब साफ साफ नजर आ रहा था कि 30 साल पहले वहां क्या हुआ था। अब नीतू में कहीं भी डर नजर नहीं आ रहा था। वो वहां पड़ी सब चीजों को ऐसे छू रही थी जैसे वो उन्हें पहचानती हो। और आखिर वो एक अलमारी के पास पहुंची। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है?
और उस अलमारी को देख वो जोर जोर से रोने लगी। नीतू, नीतू, नीतू क्या हुआ? नीतू क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नीतू, नीतू होश में आओ। मेरे धक्का देते ही नीतू होश में आ गई। नीतू के होश में आते ही उसने मुझे सारी बात बता दी कि उसने वहां क्या देखा है। मैंने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें किसी की अजली हड्डियां पड़ी हुई थी। नीतू ने बताया कि यह हड्डियां सुंदरी नाम के एक औरत की है। नारायण दास गुप्ता ने उसे रखेल बनाकर इस कोठी में रखा था। सुंदरी को लगता था कि नारायण दास उससे शादी करेगा, पर एक दिन जब सुंदरी ने उससे शादी करने को कहा तो नारायण दास ने इनकार कर दिया। जबकि नारायण दास उस हवेली में लड़कियों का व्यापार करता था। वो सुंदर सुंदर लड़कियों को वहां लाकर बड़े अमीर लोगों को बेच देता था। पर सुंदरी ने जब उसका ये राज खोलना चाहा तो उसने उसे इस अलमारी में बंद कर महल को आग लगा दी थी। और इस महल के साथ ही नारायण दास का वो राज भी खत्म हो गया था। वो गुड़िया भी उसी अलमारी में बंद थी और मरने के बाद सुंदर की आत्मा ने उसे अपना जरिया बना लिया था। उस गुड़िया के जरिए वो नारायण दास से अपना बदला लेना चाहती थी। और तभी हम दोनों को महल में घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी और उसके साथ साथ ही और एक आवाज महल में गूंज रही थी, बदला, बदला, बदला। अब नीतू और मैं, हम दोनों नारायण दास गुप्ता की सारी असलियत जान चुके थे और ये भी कि वो अजली लड़की और कोई नहीं बल्कि सुंदरी है। वो बस नारायण दास से अपने किए का बदला लेना चाहती थी। दूसरे दिन हमने सोच समझकर एक निर्णय लिया। हम जानते थे कि नारायण दास उस हवेली में आसानी से नहीं आएगा, तो हमने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम उस हवेली को आज ही खरीदना चाहते हैं, पर उसके लिए उसे हमारे साथ उस हवेली में आना होगा। हम उसे हवेली में ही उस लालगंज हवेली की रकम अदा करेंगे, जो कि उसकी बताई कीमत से 2 गुना ज्यादा होगी। हमारा प्रस्ताव सुनकर नारायण दास हवेली में आने को तैयार हो गया। उसी दिन शाम को हम सब हवेली के बाहर पहुंचे, पर नारायण दास हवेली के अंदर आने से मना करने लगा और बाहरी व्यवहार पूरा करने की बात करने लगा। हमने जैसे तैसे उसे हवेली के अंदर आने को मना लिया। हवेली के अंदर आते ही नारायण दास की 30 साल पुरानी यादें ताजा हो गई और उसे अपने किए कराए कर्म साफ साफ नजर आने लगे और वो अपने आप ही हवेली की ऊपरी मंजिल में कोठी की ओर बढ़ने लगा। नीतू और मैं हम नीचे खड़े होकर देख रहे थे और तभी हम दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो आवाज सुनते ही नीतू और मैं महल के बाहर चले गए और जैसे ही हम महल के बाहर आ गए, महल का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अब महल में सिर्फ सुंदरी का भूत और नारायण दास था। नीतू और मैंने उस गुड़िया को वहीं रखकर घर जाने का फैसला किया और हम गाड़ी में बैठ गए। तभी हमें महल के अंदर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि यह चीख पुकार नारायण दास की थी और सुंदरी उसके साथ हुए हादसे का बदला ले रही थी। उस रात नीतू को कोई भी बुरा सपना नहीं आया और दूसरे दिन सुबह जब हमने अखबार देखा तो उसमें नारायण दास गुप्ता की मौत की खबर छपी हुई थी। नारायण दास गुप्ता, एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की अपनी ही लालगंज की हवेली में जलकर मौत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिराज और आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। एक सच्ची डरावनी जगह जिसे भूतों के अस्पताल के नाम से जाना जाता है और आज भी वो अस्पताल भूतिया घटनाओं के चलते बंद पड़ा हुआ है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां सन 1982 में सरकार द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, पर वहां घटने वाली कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के चलते कुछ ही दिनों में उस स्वास्थ्य केंद्र को बंद करना पड़ा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही हम भूत प्रेत की कहानियां सुनते चले आ रहे हैं। आमतौर पर हमारे नाना नानी
या हमारे माता पिता हमें डराने के लिए या फिर हम कभी मस्ती न करें इसलिए हमें डरावनी कहानियां सुनाते हैं। पर इस गांव में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी इस अस्पताल के नाम से डर जाते हैं। कई सालों से गांव में खंडहर की तरह ही खड़ा अस्पताल एक खौफनाक सच्चाई है। आज भी यहाँ शाम होने पर गांव के बच्चों को अस्पताल वाले भूत के नाम से डराकर चुप कराया जाता है। लोग कहते हैं कि बीच रात उस अस्पताल से ऐसी ऐसी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है कि गांव के लोगों के लिए वहां रात गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती है तो कभी चिल्लाने की आवाज़ें आती है तो कभी रात भर कोई बस जोर जोर से हंसता रहता है। गांव में आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि ये डरावनी और खौफनाक आवाज़ें आती कहाँ से है। गांव वालों की माने तो सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि अगर दिन में भी दोपहर 12 बजे के करीब कोई उस अस्पताल के पास से गुजरता है तो उसकी हालत अपने आप ही खराब हो जाती है कि मानो अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। लोग इलाज के चलते रो रहे हैं पर अस्पताल की ओर देखने पर वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं बल्कि खौफ इस बात से भी होता है कि उस जगह पर कोई भी जानवर या फिर पंछी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे जानवर भी वहाँ जाने से डरते हैं। वह अस्पताल गांव के मुख्य रास्ते में खड़ा है। गांव से बाहर आने जाने के लिए लोगों को उसके सामने से ही गुजरना पड़ता है और इसीलिए सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि कभी कभी आधी रात को कुत्ते उस अस्पताल की ओर देखकर भौंकने लगते हैं, कभी कभी अचानक रोने लगते हैं। कुत्तों का ये अजीब व्यवहार जाहिर करता है कि वहाँ ज़रूर कुछ भूत जैसी कोई चीज़ है। लेकिन उस गांव के लोगों का कहना यह भी है कि ये सब डरावनी आवाज़ें हमें रोज़ रोज़ सुनाई नहीं पड़ती, पर जब सुनाई देने लगती है तो गांव वाले भी इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह ये रात कट जाए और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात भर में दहशत में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से कुछ रोशनी जैसी दिखाई पड़ती है, कभी कभी वहाँ से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आ रही है पर किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ जाकर देख सके, इसकी पड़ताल कर सके। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती है उसके दूसरे दिन गांव में मरघट जैसा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि हर किसी को डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी घटना न हो जाए। अब इस कहानी के पीछे की सच्ची घटना की बात करें तो गांव में रहने वाले बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अस्पताल गांव वालों के इलाज के लिए बनवाया गया था, पर किसे पता था कि इस अस्पताल में जिंदा लोगों का नहीं बल्कि मुर्दा लोगों का इलाज होगा। उनका कहना है कि एक दिन गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के दौरान एक आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ था। फिर उसे इलाज के लिए गांव के उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के अभाव से उस आदमी की मौत हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने उसी आदमी को अस्पताल के आसपास देखने का दावा किया था, तो इसके चलते अस्पताल में लोगों की आवाजाही कम हो गई। कभी कभी तो वह भूत हाथ हिलाकर लोगों को अपनी तरफ आने का इशारा भी करता था। धीरे धीरे अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कभी अस्पताल के सारे डॉक्टर चले जाने के बाद बीच रात अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि दरवाज़ा लापरवाही से खुला रह गया होगा, पर फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टरों को समझ में आ गया कि कोई है जो दरवाज़ा जानबूझकर खोल रहा है। फिर कभी रात अचानक ही वहाँ ज़ोर ज़ोर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अस्पताल के डॉक्टर इन सब बातों से हैरान परेशान थे, पर ऐसी घटनाओं के चलते डॉक्टरों ने भी वहाँ आना कम कर दिया और कुछ ही महीनों में अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया। लोगों का मानना है कि रात यहाँ भूतों का इलाज होता है, इसीलिए बीच रात अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। अब यहाँ डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए गांव में आती तो है, पर उस स्वास्थ्य केंद्र में कभी नहीं जाती।